नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, ये पुलिस में, लेखपाल में और इसके अलावा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हिंदी विषय में जो पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, वर्णमाला से जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने शायद किसी भी एक टॉपिक से, इकलौते टॉपिक से नहीं आते हैं। वर्णमाला से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं वर्णमाला की बात करूँ तो जो वर्ड है वो क्या है? वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ड है। ये परिभाषा लगभग हर किताब में है और परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वर्णमाला किन चीज़ों से मिलकर बनती है? वर्णमाला 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है आपका स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण, और तीसरा है अयोगवाह। वर्णमाला में 3 चीज़ों का मिश्रण है, स्वर है, व्यंजन है और अयोगवाह है। स्वरों की मैं बात करूँ तो स्वरों, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, संस्कृत में 13 होती है। हिंदी में 11 स्वर कौन से? आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं। स्वरों के 2 भेद हैं जिनमें, जैसे स्वरों की परिभाषा अगर बताते हैं आपको कि स्वर वो हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना रुके लगातार इनका उच्चारण होता है। स्वरों में 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा वहाँ पे एक और होता है प्लुत स्वर। खैर, हिंदी की बात करते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जिनको कहते हैं, मूल का मतलब जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे पहले अस्तित्व में आए, जिनमें कोई मिश्रण नहीं है, जैसे अ, ई, उ, ऋ। अ, ई, उ, ऋ, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 7 हैं। एक और क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर कहीं ना कहीं मूल स्वरों से मिलाकर बने हैं। जैसे बड़े आ की बात करें तो ये छोटे आ प्लस छोटे आ को मिलाकर बना बड़ा आ। ये आपके जो ए, ऐ, ओ, औ हैं, इनको संयुक्त या संध्य स्वर भी कहते हैं। संधि का मतलब क्या हो गया कि जो किन्हीं 2 वर्णों की संधि से बने हों। जैसे मैं ए की बात करूं तो ये अ प्लस ई को मिला के बना है ए। आगे आप संधियों में पढ़ोगे भी। ओ किससे बन के बना है? अ प्लस उ, इनको मिला के क्या बन गया? ओ। जैसे बचपन में जो वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं ओ, तो इसको पढ़ते हैं औ। औ मतलब अ प्लस उ, और इसको क्या पढ़ते हैं? ऐ, मतलब अ प्लस ई। तो इनको आप संयुक्त या संध्य स्वर भी कहते हो। जाति के आधार पे इन स्वरों को 2 और भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सजातीय मतलब जो सेम सेम है, जैसे छोटा बड़ा सेम सेम, छोटी बड़ी सेम सेम, छोटे ऊ बड़े ऊ दोनों ही सेम सेम। तो ये हो गया आपके सजातीय। और विजातीय जो सेम एक जैसे नहीं है, जिनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। फिर आगे बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो है वो कुल, एक क्वेश्चन बनता है कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं 33। व्यंजनों को आगे और वर्गीकरण किया गया है 3 तरीके से। स्पर्श व्यंजन, और या स्पर्श, या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि स्पर्श को भी आगे वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरे होते हैं अंतस्थ, तीसरे ऊष्म। एक और क्वेश्चन आपका बना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, अंतस्थ की संख्या 4 और ऊष्म की संख्या 4, और टोटल संख्या व्यंजनों की 33। एक फिर अगले जो व्यंजनों के बाद हैं वो क्या है आपके? अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिसको आप बोलते हो अंग, हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं अंग, और विसर्ग जिसको आप बोलते हो आहा। अयोगवाह के साथ क्या होता है? ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, ये स्वरों और व्यंजनों दोनों द्वारा ही ढोए जाते हैं। जैसे आपका जो अनुस्वार है ये किसके? स्वरों के द्वारा ढोया जाता है, इसका नाम अनुस्वार, स्वरों के द्वारा ढोया जाता है। विसर्ग जो है वो व्यंजनों के द्वारा ढोई जाती है। अब आगे मैं बात करता हूँ इन्हीं के आगे और भागों की। उसके पहले एक और चीज़ होती है, जब हम इन वर्णमाला के वर्णों को अर्थात स्वर व्यंजन आदि को जब उच्चारण करते हैं तो फिर उच्चारण करने में क्या होता है? हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है।
अब उस वायु का जो प्रक्षेपण हम करते हैं, उस वायु को जो बाहर निकालते हैं, उस वायु के बाहर निकलने के आधार पे इन्हीं वर्णों के, सारे वर्णों के दो और भेद हैं। वो क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण क्या है? प्राण का मतलब है वायु। तो अल्प प्राण का मतलब जिस वर्णमाला के वर्ण के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कम वायु बाहर प्रक्षेपित हो रही है, वो हो गया अल्प प्राण। जिसमें अधिक वायु प्रक्षेपित हो रही है, वो हो गया महाप्राण। सीधी भाषा में समझे तो जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें कम हवा बाहर निकालनी पड़ रही है, वो अल्प प्राण, और ज़्यादा हवा बाहर निकाल रही है, वो महाप्राण। जैसे सारे स्वर जो हैं वो हैं अल्प प्राण, अ आ इ ई उ ऊ, इनमें हमें बहुत ज़्यादा वायु प्रक्षेपित नहीं करनी पड़ती है। तो सारे स्वर हमारे मतलब 11 के 11 स्वर हो गए अल्प प्राण। इसके अलावा जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन, इसको थोड़ा सा और पहले मैं बता देता हूँ, फिर वहाँ पे आता हूँ। अच्छा, वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों को आगे 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 हमारे आगे वर्ग हैं। कवर्ग में का खा गा गा वहाँ, चवर्ग में चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, प फा बा भा मा। ये आपके हो गए सारे के सारे स्पर्श व्यंजन। तो जो वर्ग मैंने बोले, जैसे कवर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ व। तो अल्प प्राण में कौन कौन से हैं? सिर्फ वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें। जैसे अगर मैं क वर्ग यहाँ पे लिख दूं तो पहले, तीसरे, पांचवें का मतलब क्या हो गया? ये आपका पूरा कवर्ग हो गया, पहले, तीसरे और पांचवें। ये तीनों किस में आ गए? अल्प प्राण में। ये तीनों आ गए अल्प प्राण में। जैसे क ग व, इन तीनों में आप खुद उच्चारण करके देखो तो आपको लगेगा कि वायु बाहर कम जा रही। क ग व। वहीं अगर आप ख का उच्चारण करोगे और घ का करोगे तो कैसे करते हो? क खा ग घ। तो अपने आप ये समझ में आ रहा है कि एक में वायु का प्रक्षेपण कम है और दूसरे में वायु का प्रक्षेपण अधिक है। तो अल्प प्राण में सारे स्वर आते हैं, सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। इसके अलावा अनुस्वार आता है। अनुस्वार मतलब अंग, और अंतस्थ। अंतस्थ कौन से आपके हैं? या, रा, व, ला। ये सारे कुल मिला के 11 स्वर, 15 ये हो गए, पहले, तीसरे, पांचवें, मतलब 5 वर्ग हैं हमारे, और 5 वर्गों के 3-3 वर्ण, अर्थात 15 ये हो गए। अनुस्वार हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 1। अंतस्थ हमारे पास कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन 4। तो क्या? 11 और 15, 26, 4 30 और 1 31। कुल अल्प प्राण कितने होते हैं? 31 व्यंजन, 31 वर्ड, सॉरी व्यंजन नहीं, 31 वर्ड। ऐसे ही महाप्राण में क्या होता है? यहाँ पे बताया आपको कि वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड, दूसरे और चौथे। जैसे कैसे? ख और घ। आप खुद देखोगे, प्रोनाउंसिएट जब करोगे, उच्चारण करोगे, तो आपको ख और घ में अधिक वायु बाहर निकलती दिखाई देगी। तो ये पहचानना बहुत आसान है। आप एग्जाम हॉल में अगर अल्प प्राण, महाप्राण भूल जाते हो, आप सिर्फ उच्चारण करके देख लो। क ख ज़्यादा वायु निकल रही है, ग घ में ज़्यादा निकल रही है। तो जो ज़्यादा वायु वाले हैं वो हो गए आपके महाप्राण। महाप्राण में क्या हो गया? दूसरा, चौथा। इसके अलावा विसर्ग। विसर्ग में हमेशा हम कैसे कहते हैं? पठितः या खगः। तो अपने आप विसर्ग में वायु अधिक निकलती है, उसके उच्चारण से ही समझ में आ रहा है। तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में ऊष्मा भी निकलती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं उनमें क्या होता है? सभी में वायु की मात्रा अधिक बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन का कॉन्सेप्ट ही है कि जिनमें गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन कुल कितने हो गए? 10 तो ये हो गए, हर वर्ग के 2-2, 5 दूनी 10, 1 विसर्ग हो गई 11, और 4 ऊष्म हो गए, ये हो गए आपके 15। ठीक है, अंतस्थ में आपके कौन कौन से होते हैं? या, रा, वा और ला। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा वर्ड है, अंतस्थ है या ऊष्म है? ऊष्म में आपका सा और हा, ये 4 ऊष्म में आते हैं। स्पर्श मैंने बता ही दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब भी हम वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियाँ मतलब जिनकी सहायता से हम उच्चारण कर पा रहे हैं,
तो वो स्वर तंत्रियां आपस में टकराती हैं और आपस में टकराने के बाद उनमें कई बार कंपन उत्पन्न होता है और कई बार नहीं होता है। तो जहाँ कहीं पे भी, जैसे आप चिमटे को बजाओ या फिर आप किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते हो तो उसकी दो चीज़ें मिलके एक कंपन उत्पन्न करती हैं। तो ये घोष शब्द कहाँ से आया कि जो भी लोग आप लोग एनसीसी में रहोगे तो वहाँ पे एक घोष होता है। घोष का मतलब एक वाद्य यंत्रों का पूरा समूह। तो वैसे ही कि जिसमें क्या है कि एक स्वर तंत्रियाँ आपस में मिलके कंपन पैदा कर रही हैं, ऐसे वर्णों को हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और जिनमें स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, कंपन उत्पन्न नहीं करती हैं, उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि घोष क्या है और अघोष क्या है। तो घोष कौन से हो गए आपके? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। सभी कौन से वर्ग? स्पर्श में जो वर्गीय व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो हैं वो किसमें आते हैं? घोष में। इसके अलावा जो अंतस्थ है हमारे पास, अंतस्थ कौन कौन से? या, वा, रा, ला और हा। एक हा अलग से है। तो ये कुल मिला के सारे मिला के हो गए 20। तो ये 20 वर्ण आपके आते हैं घोष वर्णों में या सघोष वर्णों में। अघोष में कौन से हैं? सभी वर्गों के पहले और दूसरे। जैसे क और खा कैसे हो गए? अघोष। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें? अल्पप्राण, महाप्राण में और घोष, सघोष में। ठीक है, तो अल्पप्राण महाप्राण तो बहुत सरल है। मैंने बताया कि आप एग्जाम हॉल में सिर्फ उच्चारण करके ही ये जान सकते हो कि किसमें प्राणवायु अधिक निकल रही है और किसमें प्राणवायु कम निकल रही है। तो इसमें तो रटने जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसमें कई बार स्वर तंत्रियों का कॉन्सेप्ट इतना आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको आप याद कर सकते हो। पहला, दूसरा अघोष है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। इसके अलावा श, श और हा, ये तीनों भी आपके किसमें आते हैं? अघोष में ही। तो अघोष की कुल संख्या हो गई आपकी 13 है और घोष वर्णों की कुल संख्या हो गई 20। अब इन सभी वर्णों को या फिर ये जितने भी आपको बताए मैंने अभी, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, इन तीनों को मिला के बनती है वर्णमाला। तो इस पूरी वर्णमाला को उच्चारण स्थान इनके सबके वर्णों के ज़्यादातर के अलग अलग होते हैं और इनको वर्णमाला को उच्चारण स्थानों के आधार पे विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे पहला होता है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण मतलब जिनके उच्चारण में कंठ का योगदान होता है। दूसरा आपका तालव्य है, इसी प्रकार आगे बताएंगे। तो कंठ में आपका क्या हो गया? अ, आ, कवर्ग पूरा, विसर्ग और हा। ठीक है, ये सारे के सारे उच्चारण किससे किए जाते हैं? कंठ से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन, कंठ वर्ण। प्रश्न 2 तरीके से पेपर में पूछा जाता है। पहला ये कि आपसे किसी एक का उच्चारण स्थान पूछ लेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ऑप्शन में लिख दोगे कंठ। अगर आया इनमें से कोई तो आप कंठ लिख दोगे। दूसरा ये आता है कि ये किस प्रकार का वर्ण है, उच्चारण स्थान के आधार पे ये किस प्रकार का वर्ण है। तो ये वर्ण मान लीजिए पूछा गया कि ह जो है वो किस प्रकार का वर्ण है, तो कंठ वर्ण है। और अगर पूछा गया कि छोटे आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो आप पेपर में जवाब दोगे कंठ है। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका तालव्य। तालव्य का मतलब जिनके उच्चारण में तालु का स्थान होता है, तालु की प्रमुखता होती है। जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई, पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, व। ठीक है, इसके अलावा या और श, ये हो गए आपके तालव्य वर्ण। ठीक है, अगर पूछा जाए कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो हो गया तालु, और या कैसा वर्ण है, तो वो हो गया तालव्य, उच्चारण स्थान के आधार पे। वरना या अंतस्थ में भी है। ठीक है, तीसरा है आपका मूर्धन्य। जिन वर्णों के उच्चारण में मूर्धा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, मूर्धा मुख्य भूमिका निभाती है, वो हो गया आपके मूर्धन्य। जैसे पहला इसमें ऋ, ऋषि वाला। दूसरा टवर्ग, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसमें एक और चीज आती है हमारे टवर्ग में, जो आते हैं ये ड, ढ और ये आते हैं ये। एक तो ये होते हैं जिनमें आप नीचे बिंदी नहीं रखते हो और एक जिनमें नीचे बिंदु रखते हो। तो जिसमें नीचे बिंदु रखते हो इसको क्या पढ़ते हो? ढ़ इनको, और इसको पढ़ते हो ड और ढ। तो ये जो दोनों व्यंजन हैं जिनके नीचे आप बिंदु रखते हो, इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता है। आप एक शब्द ऐसा नहीं बता सकते हो जो ड़ा और ड़ा ये वाले से, इससे इस पे बिंदु रखने से और इस पे बिंदु रखने से इससे शुरू हो। ये हमेशा मध्य में या अंतिम में ही आएंगे।
जबकि ड और ढा से शब्द शुरू हो सकता है, डलिया, ढक्कन, डमरू, ये सब शब्द शुरू होते हैं। ये बात मुझे याद आ गई तो मैंने यहाँ पे बता दी, कई बार पूछा जाता है। अगला वर्ड, हाँ इसमें अगला कौन होता है आपका, श। और कौन सा है ये वाला जिसको आप शाह पढ़ते हो, KSH षटकोण वाला सा। अगला है आपका दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन का मतलब जिनका उच्चारण स्थान में दांतों का महत्वपूर्ण योगदान है। तवर्ग पूरा और सा कौन सा, सड़क वाला स। अगला है वर्त्स वर्ण, जिसका वर्त्स से उच्चारण होता है वो है आपका ल। फिर है ओष्ठ, जिनके उच्चारण में ओठों का योगदान है, वो आपका हो गया छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग। पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। अगला है आपका, अब ये तो सारे ऐसे थे जो एक एक उच्चारण स्थान से बोले जाते थे। अब जो वर्ण हमारे पास बचे हैं वो एक से अधिक उच्चारण स्थानों के सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आपका ए आई को हम किससे बोलते हैं, कंठ और तालु दोनों मिला के इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए ए आई को हम कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। ऐसे ही ओ औ जो हमारा है, छोटा ओ और बड़ा ओ औ, ये भी आपके कंठ और ओष्ठ से मिला के उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट है, इस ओ में अभी यहाँ पे आपको बताया था कि ये संयुक्त है। ये ओ आया कहाँ से, अ प्लस उ, कहाँ से आया, अ प्लस उ। ठीक है, अब जो आपका अ है वो कहाँ पे है, कंठ से है, और उ कहाँ से है, ओष्ठ से है। तो अपने आप अ प्लस उ से मिला के जो वर्ण बनाया गया वो किससे हो गया, कंठोष्ठ से। वो औ किससे हो गया, कंठोष्ठ से। ऐसे ये आपका था कंठ तालव्य। ए जो होती है ये हमारी ए आई, ये किससे मिलके बनती है, छोटा आ और ई, इनसे मिलके बनती है। तो छोटे आ का क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। तो क्या हो गया, कंठ तालव्य। यही कैसा हो गया, कंठ तालव्य। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर वाले आपको याद है तो आप अपने आप ये कॉन्सेप्ट लगा लोगे कि अ उ से मिलके बना है, तो जाहिर सी बात है कंठोष्ठ ही होगा। दंतोष्ठ में आपका है व। संस्कृत में सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठ्यम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, या व उच्चारण स्थान के आधार पे कौन सा वर्ण है। पिछली बार टीटी में भी ये प्रश्न आया है। फिर अगले होते हैं नासिक के वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में नासिका का योगदान होता है वो हो गए नासिक के वर्ण। अब देखो जितने भी ये वर्ग मैंने आपको बताए, वर्ग कौन कौन से बताए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन वर्गों के जो पंचमाक्षर हैं उनमें नासिका का योगदान और होता है, सभी पंचमाक्षरों में। ठीक है, तो नासिका का योगदान होने के कारण इनको हम कहते हैं नासिक के। मान लीजिए कवर्ग का जो पंचमाक्षर है वो है ये। अगर आपसे कहे कोई कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो चूंकि कवर्ग बोला जाता है कंठ से, तो एक तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। दूसरा, चूंकि ये पंचमाक्षर है इसलिए इसका एक उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। तो जो नासिक के वर्ण हैं, या जिसको हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, तो अनुनासिक में आपका क्या आ जाता है, पंचमाक्षर और अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का मतलब कौन सा, ये वाला अंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंचमाक्षर के बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये किन दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बोला जाता है। अब मान लीजिए च वर्ग का पंचमाक्षर होता है आपका ये, अगर ये आ जाए तो एक तो ये तालु से बोला जाता है क्योंकि च वर्ग में है, और च वर्ग पूरा तालव्य है, तो ये भी तालु से ही बोला जाता है। लेकिन चूंकि ये पंचमाक्षर है तो इसके बोलने में, उच्चारण करने में नासिका का भी योगदान है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिक के और तालु, नासिका और तालु दोनों हैं। इसका कंठ और नासिका दोनों हैं। ऐसे ही सारे पंचमाक्षरों के दो दो उच्चारण स्थान हो जाते हैं, एक तो उसके वर्ग के आधार पे और दूसरा पंचमाक्षर होने के कारण नासिका से। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप अवश्य ध्यान रखें, जैसे अयोगवाह कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, या फिर ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, या आपका कई बार आ सकता है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संध्य स्वर किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, और घोष कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है वो घोष है, या फिर घोष कितने होते हैं, या फिर इसमें आगे आपको छांटिए कौन सा महाप्राण है। तो ये कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है, या तो उच्चारण स्थान या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर इस वर्ड का नाम क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्णमाला टॉपिक जो है वो आपने समझा होगा, वीडियो को ध्यान से देखें। और उसके बाद अगला जो टॉपिक मैं कराऊंगा
वो वर्णमाला के आगे का होगा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो इसको देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में कोचिंग चल नहीं पा रही है और आप ऑनलाइन में सभी लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू।